जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। एक तो आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, उम्मीद है होम असाइनमेंट कर कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट की है रिटन फॉर्म में? शाबाश, असाइनमेंट चेक होगी आपकी। शाबाश। तो हम इन होम असाइनमेंट की डिस्कशन करेंगे और फिर इसके बाद कल एक कंसेप्ट था हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, इसको कंक्लूड करेंगे। फिर दो मजीद कंसेप्ट स्टडी करने हैं हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। आज का लेक्चर कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट्स भी इजी हैं और जो डिस्कशन के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अटेम्प्ट किए होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले, कोई तो पूछ ले। हाँ शाबाश। हाँ, क्वेश्चन चैप्टर 1 में क्वेश्चन था जिसमें उसने पूछा था कि ईमेल आई है, इसको रिस्पॉन्ड करें, तो क्या उसको रिस्पॉन्ड ईमेल फॉर्मेट में ही करना लाजमी होता है या नहीं, यही क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए लाजमी नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिख देना कि वो ड्राफ्ट ईमेल, जैसे उसने पूछा कि लिमिटेशंस क्या हैं और रिक्वायरमेंट में कह दिया कि आपने जवाब देना है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। अब दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो स्टूडेंट जो ईमेल का ड्राफ्ट बनाएंगे, पहले ऊपर जो होता है वो डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट वगैरह, यही होता है ना, इसी तरह फॉर्मेट बनाएंगे ईमेल या लेटर का। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जो फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। दोनों स्टूडेंट्स में ज्यादा से ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो 0.5 मार्क का होगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अक्सर तो जो मार्किंग प्लान होता है ना उसमें फॉर्मेट के नंबर होते ही नहीं है, अक्सर तो फॉर्मेटिंग के नंबर जो फॉर्मेट बनाए मार्क्स, क्योंकि याद रखिए ये आपका ऑडिट का पेपर है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर नहीं है। इसमें उसने आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की स्किल टेस्ट नहीं करनी, ऑडिट की स्किल टेस्ट करनी है, तो वो फॉर्मेट के अक्सर मार्क्स नहीं, कभी कभार अगर होंगे भी ना तो वो समझ लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स होंगे फॉर्मेट के, ठीक है। तो फॉर्मेट बना लेना बेहतर है अगर वो रिक्वायरमेंट में क्लियरली लिखा हो कि फॉर्मेट बनाए तब। लेकिन अगर क्लियरली रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ईमेल का फॉर्मेट, आप फिर भी फॉर्मेट नहीं बनाते और जो भी कंसेप्ट उसने पूछा है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फिर भी आपके जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होंगे कितने होंगे? 0.5 के लगभग होंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर ईमेल ड्राफ्ट पूछा है और ईमेल ड्राफ्ट हम नहीं बनाते ना तो सारे का सारा क्वेश्चन ही गलत कर देगा। ऐसा नहीं होता, ना सिर्फ ये कि इस पेपर में बल्कि सीए के किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होता कि किसी एक गलती की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन ही क्रॉस कर दिया जाए। सीए में ऐसा नहीं होता, हर एक कैलकुलेशन या कंसेप्ट के अलग मार्क्स होते हैं, तो एक कंसेप्ट अगर गलत हुआ उसी के मार्क्स डिडक्ट होंगे, बाकियों के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। क्लियर हो गया मेरा भाई? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? जी जी पूछ। हाँ शाबाश, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि आपने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एक फ्रेमवर्क की बेस पे बन सकते। दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के, दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क है। कंपनी एक वक्त में एक फ्रेमवर्क के ऊपर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है ना। उन्होंने कहा लेकिन सर कुछ कंपनीज ऐसी भी तो होती हैं, बल्कि अक्सर कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी है और उन्होंने एफबीआर को भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इवन कुछ और एग्जांपल्स भी होती हैं, जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं उन्होंने पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करनी है, और अगर जर्मनी में उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो जर्मनी के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है और उसका फ्रेमवर्क डिफरेंट होगा, क्योंकि जर्मनी में कंसोलिडेशन होनी है उसका फ्रेमवर्क। तो क्वेश्चन इनका ये कि सर प्रैक्टिकली कई दफा ऐसा होता है कि कंपनीज को दो लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजनी होती है, दो तरह के यूजर्स को, तो क्या होता है, यही क्वेश्चन है। तो होता ये है कि जैसे हम आईएफआरएस और टैक्स वाली एग्जांपल ले, कंपनी 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। क्या करती है? 2 सेट्स ऑफ, ये कीवर्ड है, दोबारा से बोले, कंपनी क्या करती है? 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। एक सेट आईएफआरएस फ्रेमवर्क की बेसिस पे वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर के पास, और एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफबीआर की टैक्स बेसिस के ऊपर वो जाता है फिर एफबीआर के पास। हाँ, ऑडिट किसका होता है? जिसका रिक्वायर्ड होगा, दोनों का हो सकता है, दोनों का हो सकता है।
उसका ऑडिट ज्यादा होगा IFRS वाले का, और टैक्स वाले का ऑडिट। ये एग्जांपल आपने जहन में रखनी है, ये आगे चल के दोबारा मैंने इस एग्जांपल को उठाना है। ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछे? हाइब्रिड क्लास है, हाइब्रिड वाले क्यों नहीं पूछते? हाइब्रिड वालों को हिलाना पड़ता है कि पूछ लें भैया क्वेश्चन पूछ लें, ऐसे ना किया करें। कल आधा घंटा क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीखने के ना मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। सीखने जो इंसान सबसे ज्यादा सीखता है ना, शायद मैं पहले बताया था, वो किससे सीखता है? अपनी गलती से, अपनी गलती से। अच्छा, अक्सर ये समझा जाता है गलती करना बुरी बात है। लिखे, गलती करना अच्छी बात। अगर आप गलती से सीखते हैं, अगर आप गलती से सीखते हैं, गलती तो इंसान सबसे ज्यादा किससे सीखता है? गलती। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किससे सीखता है? सवाल पूछने से, उन लोगों से सवाल पूछने से जिन्होंने गलतियां की हुई हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप किसी केस स्टडी को, किसी क्वेश्चन को सीखना तो खुद गलती करें, और दूसरी ऑप्शन क्या? उस्ताद से पूछ लें, ताकि आप कम से कम वो गलतियां ना करें जो आपके उस्ताद ने की हुई हैं। आप कोई नई गलतियां करें, ठीक है, नई चीजें सीखें, और फिर हमें भी बताएं कि सर ये काम इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर? तो पूछने से नहीं। हमारी फॉर्म में ना, फॉर्म में एक कहावत होती थी कि पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? पूछोगे नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा करें, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। ये मुझे पता है मैंने क्वेश्चन को कैसे पिक करना है, उसको कैसे ट्यून अप करना है, चेंज करना है, सिलेबस के मुताबिक कैसे लाना है, और कौन से कंसेप्ट को उसके अंदर समझाना है, ये सारा काम मैं करूंगा। आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछते जाना है। शाबाश। तो हाइब्रिड वाले भाई पूछिए, क्या क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन था कि ऑडिटर को कहा है कि मुझे रिस्पांस रीजनेबल के मुताबिक रिपोर्ट दीजिए। हां, तो उसने कंक्लूजन जो है वो रीजनेबल के मुताबिक दी है, लेकिन जो उसने एविडेंस इकट्ठे किए वो लिमिटेड के मुताबिक। ठीक है, ठीक है, लग गई समझ। ठीक है, क्वेश्चन इनका ये, क्वेश्चन सुन लीजिए। उन्होंने कहा सर ऑडिटर को अपॉइंट किया गया था रीजनेबल एश्योरेंस के लिए, उसने क्या किया? एविडेंस ऑब्टेन किया लिमिटेड एश्योरेंस का, और रिपोर्ट दे दी रीजनेबल एश्योरेंस की, यानी 2 नंबरी कर दी। 2 नंबरी कर, तो क्या उसने सही किया या गलत किया? गलत किया। शाबाश। दूसरा सवाल, क्वेश्चन इनका ये है कि सर क्या ये ऑडिटर कभी पकड़ा जाएगा? इसका जवाब है यस, पकड़ा जाएगा। इसलिए कि ऑडिटर ऑडिट करते हैं ना, ऑडिटर्स का भी ऑडिट होता है, ऑडिटर्स का भी ऑडिट होता है। इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ऑडिटर का भी ऑडिट, उसे क्या कहते हैं? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये ICAP का एक अकाउंटेंट, एक मैगजीन होता है, उसमें एक दफा आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल का टाइटल ये था, ऑडिट ऑफ ऑडिटर्स। तो किसकी तरफ इशारा कर रहा था? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की तरफ। अब अगला सवाल ध्यान में ये आता है कि ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन करता है? कौन करता है? ये करता है ICAP, ये करता है SCCP। ठीक है, तो ये चेक करते हैं, ICAP हर साल चेक करता है कि मेरे जितने भी ऑडिट फॉर्म्स मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, क्या उन्होंने सही ऑडिट किए हैं कि नहीं। अब ये कैसे होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये भी हमें इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई आपका सवाल का जवाब? कि अगर ऑडिटर कोई, ये तो खैर आपने बड़ी मिसाल दे दी ना, कि बढ़िया कि रीजनेबल एश्योरेंस कहा था, उसने लिमिटेड एश्योरेंस कह दिया। असल में तो अगर रीजनेबल एश्योरेंस कहा था और ऑडिटर कोई एक सिंगल प्रोसीजर भी जो रिक्वायर्ड है वो परफॉर्म नहीं करता ना, सिंगल प्रोसीजर, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में तो बहुत फर्क है। अगर एक प्रोसीजर का भी फर्क आ जाए ना, जो रिक्वायर्ड था और ऑडिटर ने परफॉर्म नहीं किया, ऑडिटर के खिलाफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो जब तक सारे ISAs ने जितने भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर कहा है सारे परफॉर्म नहीं होते ना, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलते जी। और कोई क्वेश्चन? जी जी पूछो, पूछिए। हाइब्रिड वाले भाई पूछिए, शाबाश। लिमिटेशन की वजह से जो ऑडिटर है वो सैंपल बेसिस के ऊपर करता है, तो अगर शेयर होल्डर से कहे कि मुझे साइड ट्रांजैक्शन चेक कर दो, तो क्या ऑडिटर ये कर सकता है? अच्छा, दो कंसेप्ट इसमें क्वेश्चन है, 2 कंसेप्ट मेरे से, मैं आगे दोनों एक्सप्लेन करता हूं। पहला कंसेप्ट हमने ये पढ़ा हुआ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में कि टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से ऑडिटर सैंपलिंग करता है। सैंपलिंग का मतलब क्या, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। सैंपलिंग का मतलब होता है 100% ट्रांजैक्शन चेक ना करना, 100% से कम ट्रांजैक्शंस को चेक करना, और उसकी बेस पे बताना कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं। सैंपलिंग का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, सैंपलिंग का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत से एरियाज हैं, जैसे 30 एरियाज हैं, सेल्स एक एरिया, परचेज एरिया, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह। सैंपलिंग का ये मतलब नहीं है कि कुछ एरिया को वेरीफाई करेगा और कुछ को नहीं करेगा, ना ना ना, ये मतलब नहीं है।
सैम्पलिंग का मतलब क्या है? एरिया हर एक वेरीफाई होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उस एरिया के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी वेरीफाई नहीं होंगी, वो सैंपल बेस पे कुछ होंगी कुछ नहीं होगी। सैम्पलिंग का मतलब समझ आ गया? ये जहन में रखिएगा, एरिया हर एक वेरीफाई हो, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो, उस एरिया के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सैम्पलिंग। यानी सैम्पलिंग का कंसेप्ट एरिया लेवल पे नहीं अप्लाई होता, ट्रांजैक्शन लेवल पे। पहली चीज है। दूसरी चीज, इन भाईजान ने जो क्वेश्चन पूछा ना, तकरीबन यही क्वेश्चन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आईकैप से पूछा। आईकैप की वेबसाइट पे ओपिनियन मौजूद है। ये उसने पूछा, सर हमारा एक क्लाइंट है छोटा, मतलब वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं, उसकी ट्रांजैक्शंस कम है, और मुझे ने कहा है कि आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर दो, तो क्या मैं सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के बाद एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं? क्वेश्चन ये था। गैस कीजिए आईकैप ने क्या जवाब दिया? आईकैप ने कहा नहीं कर सकते। और इसकी रीजनिंग में क्या बताया उसने? उसने कहा सैम्पलिंग सिर्फ एक रीजन है इनहेरेंट लिमिटेशन की, अगर आप उस रीजन को दूर कर भी देना तो स्टिल बाकी की रीजन तो है। आप एस्टिमेट्स को 100% कैसे वेरीफाई करेंगे? तो नहीं कर सकते ना, वो तो फ्यूचर में ही कंफर्म होना है, कोई ना कोई फर्क तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम 100, फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकली कोई क्लाइंट छोटा है हमारा, उसमें 100% ट्रांजैक्शंस को चेक कर भी लेते हैं, स्टिल जो हमने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है वो कौन सी होगी? रीजनेबल ही होगी। इसकी रीजन क्या है? कि बाकी की इनहेरेंट लिमिटेशन, एक इनहेरेंट लिमिटेशन निकली सैम्पलिंग वाली, टाइम कॉस्ट, बाकी की तो है ना। क्लियर हो गया मेरे भाई सवाल का जवाब? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? पूछे बिल्कुल ऐसे ही है। जी 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 जी, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आपने पूछ लिया, मैं बहरहाल क्विकली आंसर करके तो फिर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा सर आपने कहा मटीरियलिटी लेवल क्या है? 5% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ये मटीरियलिटी लेवल तो अप्लाई होगा इनकम स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए, बैलेंस शीट को वेरीफाई करते हुए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी को वेरीफाई करते हुए, नोट्स द अकाउंट्स को वेरीफाई करते हुए, तो ये अप्लाई नहीं ना होगा। ठीक है, तो याद रखें आगे चल के हम ये स्टडी करेंगे कि मटीरियलिटी क्वांटिटेटिवली भी डिटरमिन की जाती है, क्वालिटेटिवली भी डिटरमिन की जाती है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? डिस्क्लोजर्स को सामने रखते हुए। क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी अप्लाई होती है उन चीजों पे जो अमाउंट्स में, क्वालिटेटिव में अमाउंट्स नहीं देखी जाती बल्कि वो डिस्क्रिप्शन वगैरह देखी जाती है, क्वालिटेटिव। क्लियर हो गया मेरे भाई? जी, और कोई क्वेश्चन? रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस का क्या इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट से कोई ताल्लुक है? ताल्लुक क्या है? इंटरनल ऑडिटर कोई भी एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, और एक्सटर्नल ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकता है, लिमिटेड एश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है जी, इंटरनल ऑडिट कभी भी कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। और क्या क्वेश्चन है? जी, मैंने परसेंटेज वाला आपको कहा था मेरे भाई, वो उधर ही दफन कर देना है आपने। परसेंटेज सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बताया था, उसके बाद मैंने कहा था हमेशा हम टेक्निकल नेम यूज करेंगे, तो अब 70% और 95% ये हम यूज ना करें, बल्कि क्या यूज किया करें? रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? जी, एक मिनट आ रहे हैं। लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, सिर्फ रीजनेबल में पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस में नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है। हाँ, होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन उसको चूंकि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिफरेंट है तो इसीलिए अल्फाज का चुनाव भी फर्क हो जाता है। आप एक ही अल्फाज रखे ना, सेंटेंस रखे, तो रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस दोनों प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं आप अल्फाज कुछ और इस्तेमाल करते हैं, कम कॉन्फिडेंट होते हैं अल्फाज कुछ और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिमिटेड एश्योरेंस में नेगेटिव फॉर्म जो कि घुमा के बता रही होती है, बात वही है। आपका ये स्टेटमेंट ठीक, कंसेप्ट ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन दोनों बता यही रहे हैं, फाइनेंशियल में ठीक है कि नहीं, लेकिन डिस्क्राइब करने का तरीका का फर्क है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कहां पे होंगी? ऑडिट रिपोर्ट में क्या रिव्यू रिपोर्ट में? दोनों में हो सकती है, दोनों। लिमिटेड के केस में भी हो सकती है अगर अनकरेक्टेड हो। ठीक है जी, ज्यादा मैं आपको आगे नहीं लेके जाना चाहता रिव्यू में। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा एश्योरेंस के बारे में, उसमें हमने रीजनेबल एश्योरेंस भी पढ़ा, लिमिटेड एश्योरेंस भी पढ़ा। चैप्टर 2 से ऑनवर्ड आपने जितना भी ऑडिट पढ़ना है ना, आगे जितने भी 20-22 चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे रीजनेबल एश्योरेंस यानी ऑडिट पे बेस कर रहे हैं।
इसमें आपने सिर्फ ऑडिट की एग्जाम्पल को जहन में रख के आगे चलना है। रिव्यू के ऊपर सिर्फ एक चैप्टर आएगा एंड में जाके, सिर्फ एक चैप्टर, सिंगल चैप्टर, ठीक है। अब आपने जो भी कंसेप्ट समझने हैं, सीखने हैं, एग्जाम्पल जहन में लेके आनी है चैप्टर 2 से ऑनवर्ड, वो किस एंगेजमेंट की होनी चाहिए? ऑडिट एंगेजमेंट की। पहले में उसने आपको बताया एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, उसकी 2 टाइप्स बताई चैप्टर 1 में, फिर चैप्टर 2 में ऑडिट एंगेजमेंट को लेके चला। अब चूंकि आपको बताया था ऑडिट एंगेजमेंट में काम ज्यादा होता है रिव्यू की निस्बत, तो इसलिए इसके चैप्टर्स भी ज्यादा हैं। तो अब जो भी एग्जांपल्स आगे चलेंगे, कंसेप्ट चलेंगे, वो ऑडिट के ही चलेंगे, चाहे मैं क्लियरली ये स्टेटमेंट दूं आपको या ना दूं, ऑडिट चलेगा। और क्या क्वेश्चन जी? ठीक ठीक, शाबाश, ये भी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, थोड़ा सा एडवांस है। अगर एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है और वो एक्सटर्नल ऑडिट भी करवाती है, तो काम का तरीकाकार तो दोनों ऑडिटर्स का तकरीबन एक जैसा है, फर्क सिर्फ यह है कि एक एम्प्लॉई है और एक इंडिपेंडेंट है, तरीकाकार तो एक जैसा है। क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को इस्तेमाल कर सकता है अपने पर्पस के लिए? इसका जवाब है यस, बट विद कंडीशंस। कर सकता है, लेकिन विद, वो कंडीशंस क्या है ये हम आगे एक चैप्टर में स्टडी करेंगे। कंडीशंस क्या है वो हम आगे एक चैप्टर में स्टडी करेंगे। मोटी मोटी कंडीशन बता दूं, स्टैंडर्ड ये कहता है कि रिस्की वाले एरियाज में ना, जिनमें ज्यादा रिस्क हो, उनमें उसका काम इस्तेमाल ना करो, खुद करो। जिन एरियाज में रिस्क कम है ना, उनमें उनका काम है। इस तरह की 2-3 और कंडीशंस हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं लेकिन कंडीशंस के साथ। आपको क्वेश्चन? नहीं, अल्टीमेट अगर ऑडिटर, क्वेश्चन का ये है कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करता भी है और उसकी बेस पे रिपोर्ट दे देता है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सटर्नल ऑडिटर ही की होगी। आपका क्वेश्चन? हाँ, शाबाश। अगर एक ऑडिटर को एक से ज्यादा एंगेजमेंट्स दी जाएं, जैसे उसे कहा जाए कि हमने 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक आईएफआरएस वाला, एक टैक्स बेसिस का, तो दोनों का एंगेजमेंट लेटर अलग-अलग होगा कि एक ही होगा? इंटरेस्टिंगली अलग-अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। आप एक ही एंगेजमेंट लेटर में दोनों एंगेजमेंट की टर्म्स भी एग्री कर सकते हैं, इजाजत है, ठीक है। प्रैक्टिस में ना हम ये तो है ऑप्शन पे चलिए, एक काम जरूर किया करते थे, अगर हमने ही पूरे साल का ऑडिट करना है और हमने ही 6 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू भी करना है, ठीक है, वो लॉ में लिखा हुआ, हमने ही रिव्यू भी करना है, तो क्या एक ही एंगेजमेंट लेटर में दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की जा सकती हैं? यस की। और प्रैक्टिस में हम दोनों की इकट्ठी किया करते थे, एक ऊपर वाला खाना था रीजनेबल एश्योरेंस, उसमें टर्म्स एग्री कर लेते और एंगेजमेंट लेटर के आगे तीसरे चौथे सफे पे जाके रिव्यू हो गए, ठीक है। बल्कि स्टैंडर्ड तो इससे भी आगे जाता है, वो कहता है इस साल अगर एंगेजमेंट लेटर आपने एग्री कर लिया, अब इस सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ सवाल आपके जहन में बिठाऊंगा, जवाब नहीं दूंगा। इस साल एंगेजमेंट लेटर आपने एग्री कर लिया, अगले साल अगर आपको ही रीअपॉइंट कर दिया गया एज ऑडिटर, जो होता है ना रीअपॉइंट, अगले साल आपको रीअपॉइंट। अच्छा, अपॉइंटमेंट में और रीअपॉइंटमेंट में क्या फर्क है, कौन बताएगा? हाथ उठा के शाबाश। अच्छा, अपॉइंटमेंट है फर्स्ट टाइम, अगर केस स्टडी में लिखा हो ना यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, गौर से सुनिएगा केस स्टडी में, तो इसका मतलब है आप फर्स्ट टाइम, पिछले साल का ऑडिट आपने नहीं किया हुआ। और आगे अगर आता है रीअपॉइंटेड, तो फिर इसका मतलब है शाबाश, पिछले साल भी आपने ऑडिट किया था, इस साल भी आप ही ऑडिटर हैं, ठीक है। ये अपॉइंटेड और लिखें अपॉइंटेड और वर्सेस रीअपॉइंटेड, इसका फर्क, ठीक है। अपॉइंटेड रीअपॉइंट, ये केस स्टडी में चलते चलते आप इसको इग्नोर कर देंगे, और इसके बाद का 3-4 नंबर होते हैं इस अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड के वर्ड को डिफरेंशिएट करने के। बस फर्क अब आप आगे खुद लिखना क्या फर्क है, मैंने सिर्फ ये बता दिया आपको, जुबानी बता दिया, अल्फाज आपके अपने। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप एक साल ऑडिट करें तो अगले साल आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, दूसरे साल भी कर, तीसरे साल भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल तक कर सकते हैं।
वो होता है, लेकिन उसको कैसे एड्रेस करना है वो भी सिखाते हैं, वो हम सीखेंगे भी। अच्छा अब जी 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 एश्योरेंस एंगेजमेंट और एश्योरेंस में क्या फर्क, आप कोई फर्क ना रखें, आप समझे एश्योरेंस एंगेजमेंट और एश्योरेंस एक ही चीज है। फर्क ये है, एक है एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऐसी एंगेजमेंट को कहते हैं जिसमें एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए, सिंपल। भाई रीजनेबल एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या फर्क है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए, सिंपल इतने, ठीक है। ऐसे उसे रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट ही इस वजह से कहते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। रीअपॉइंटेड से मुराद कंसेक्टिव ही है, गैप आ गया तो फिर वो रीअपॉइंटेड नहीं होता। री का मतलब पिछले साल भी हमने जी 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 पूछे। हाँ, ये जजमेंट की बेस पे कुछ जगहों पे जजमेंट चलते हैं, कुछ जगहों पे जजमेंट चलते हैं, ठीक है। ये इनका क्वेश्चन है, लेकिन मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो चूंकि स्टूडेंट की आवाज बाकी स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच रही होती, सारे स्टूडेंट्स तक, लेकिन उस्ताद की आवाज बाकी स्टूडेंट्स तक, तो मेरी कोशिश होती है मैं रिपीट करूं उस क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मैं रिपीट नहीं करता। इसका मतलब आपने ये लेना है कि वो क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है जी। चलिए, अब आपकी होम असाइनमेंट थी, आपको पता है कि हम डेली होम असाइनमेंट करने की कोशिश भी करते हैं और उसको डिस्कस करने की कोशिश भी करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 असाइनमेंट का, व्हाट पार्ट्स ऑफ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट आर कवर्ड बाय एन ऑडिट रिपोर्ट। एक होती है एनुअल रिपोर्ट, एक होती है ऑडिट रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? मैनेजमेंट। ऑडिट रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? ऑडिटर। और फिर ऑडिट रिपोर्ट, पहले कौन सी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है वाला? पहले एनुअल रिपोर्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं, एनुअल रिपोर्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन। तो एनुअल रिपोर्ट में चूंकि ऑडिटर रिपोर्ट होती है, तो इसलिए पहले ऑडिटर रिपोर्ट फाइनल होगी, फिर उसके बाद एनुअल रिपोर्ट फाइनल होगी, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन। इन 2 चीजों के अलावा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट के अलावा, एनुअल रिपोर्ट में जो कुछ भी होगा ना, जो कुछ भी होगा, चाहे वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, चाहे वो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट है, चाहे वो कुछ भी हो, उसे कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो कह रहा है एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है। कौन सी चीज वेरीफाई की जाती है? फाइनेंशियल। और कोई चीज हम वेरीफाई नहीं करते। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप उसको बता दें, वो 5 चीजें याद है? ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट का फर्क समझ आ गया ना आपका? क्वेश्चन 2, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन। यानी आगे उसने आईकैप ने एक्सप्लेन भी कर लिया, ट्रू एंड फेयर व्यू इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, नॉर्मली जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आईकैप कहता है स्टूडेंट सिर्फ इतना लिखते हैं कि ट्रू मींस फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मींस फ्री फ्रॉम बायस, अनड्यू बायस, बस इतना, और खत्म कर देते हैं। हालांकि बायस में पूरी बात करनी चाहिए, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर चूंकि बायस का लफ्ज आ गया तो आगे फर्दर एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए भी जजमेंट अप्लाई होती है और उसको वेरीफाई करते हुए भी जजमेंट। ये अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो कोई कंसेप्ट पूछता है ना, वो कहते हैं सर क्वेश्चन के मार्क्स तो ज्यादा थे, कंसेप्ट तो छोटा सा था। तो क्या करते हैं, इस समझते हैं सिर्फ इतना मेन कंसेप्ट है, आगे जो एक्सप्लेनेशन होती है ना उसको बाजुकात इंक्लूड नहीं करते। आपने याद रखे, जब कभी आपको कंफ्यूजन हो ना कि जो नीचे लाइन लिखी है ये ऊपर वाली लाइन का हिस्सा है कि नहीं, तो आपने जनरल अजम्पशन ये लेनी है हिस्सा है, हिस्सा है। तो कई दफा जब अगला पैराग्राफ दिया जाता है ना, अगला सेंटेंस, तो स्टूडेंट समझते हैं कि कंसेप्ट पीछे खत्म हो गया। ना, कंसेप्ट अभी चल रहा है। यहाँ पे स्पेस दी ना मैंने, तो स्टूडेंट समझता है इस स्पेस का मतलब है ये ट्रू एंड फेयर व्यू का कंसेप्ट ऊपर निमट गया। नहीं, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आगे भी इस तरह के कुछ कंसेप्ट आएंगे कि जब एक कंसेप्ट है 2 पैराग्राफ में होगा और स्टूडेंट समझ रहा होता है सिर्फ इसके आंसर में पहला पैराग्राफ लिखना है, दूसरा पैराग्राफ तो सर ने स्पेस दे के लिखा है। तो भाई स्पेस दे के इसलिए लिखा है कि वो लॉजिकली डिफरेंट कंसेप्ट आ जाता है आगे, इसलिए हम स्पेस देते हैं।
ठीक है, इस ये लॉजिकली ये डिफरेंट, लेकिन दोनों ही ऊपर बड़े कंसेप्ट का हिस्सा होते हैं। क्लियर? तो जहां कहीं कंफ्यूजन है आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, वरना कम से कम मुझसे पूछ लेना है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया तो क्या हमने दूसरे वाला पैराग्राफ लिखना है कि नहीं लिखना। क्लियर? वरना ये ना हो कि याद भी हो, पूछ भी ले, फिर भी आप ना लिखें। कई दफा ऐसा भी होता है कुछ स्टूडेंट के साथ। 2 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन के अल्फाज समझ आ रहे हैं आपको? आई कैप जो एग्जाम में यूज कर रहा है, और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रैकेट में लिखी होती हैं चीजें, जो ब्रैकेट में लिखी होती हैं चीजें अक्सर क्या वो हमने याद करनी होती हैं? वह बिल्कुल याद करनी होती है, बिल्कुल याद करनी होती है, वो भी कंसेप्ट का हिस्सा है। देखिए हर टीचर की ना अपनी मर्जी होती है किताब लिखते हुए। कुछ टीचर्स किताब लिखते हैं तो ब्रैकेट में वो चीजें लिखते हैं जो जरूरी नहीं है, वो उनकी अपनी जजमेंट है। लेकिन हमारी जितनी जो किताब है उसमें ब्रैकेट में जो भी चीजें लिखी हैं वो एग्जाम्पल्स वगैरह वो कंसेप्ट का हिस्सा है। ठीक? अब वो अगला सवाल भी पूछ लें, सर बाज़ औक़ात वो शेप दे के एग्जाम टिप स्टडी टिप बता रहा होता है, जैसे यहाँ पे बता रहा है कहीं। हाँ ये क्या ये अहम है कि नहीं? ये तो ज्यादा अहम है, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है। ये एग्जाम में केस स्टडी वगैरह में हेल्प करती है ये स्टडी टिप एग्जाम। क्लियर जी? थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। डिफरेंशिएट करना है। अगर वो डिफरेंशिएट करने की बात करता है, क्या जरूरी है कि हम दरमियान में लाइन लगा के पेज के दरमियान में लेफ्ट साइड पे? फिर नहीं, जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएट का मतलब है दोनों कंसेप्ट को डिस्कस करो। डिफरेंशिएट दोनों कंसेप्ट को डिस्कस। तो जो कंसेप्ट्स आपको टेबल फॉर्म में सिखाए जाए ना, वो आपने एग्जाम में उनका डिफरेंस पूछे तो वो टेबल फॉर्म में लिखना है। जैसे आगे चल के एक चैप्टर आएगा उसमें एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का डिफरेंस पूछेगा, वो हम टेबल फॉर्म में सिखाते हैं। ये अगर एग्जाम में पूछे तो आपने चूंकि टेबल फॉर्म में सीखा है, एग्जाम में भी टेबल फॉर्म में लिखना है। लेकिन जो चीजें आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सीखी हैं उनका डिफरेंस पूछ ले तो वो आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसे अगर वो पूछ लेता है रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस का डिफरेंस बताओ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। हाँ, इसमें जो आप गलती करेंगे वो ये कि प्रोबेबली इसकी एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन दे के आप समझेंगे बात पूरी हो गई। कोशिश करें किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो भी उसके साथ इंक्लूड करनी है। क्लियर? रीजनेबल एश्योरेंस एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल इंक्लूड की थी, तो फेयर प्रेजेंटेशन की भी एग्जाम्पल देनी है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन समझ आ रहा है? और प्रेजेंट कैसे करना है ये भी क्लियर हो रहा है? चलिए जैसे सोल्यूशन की भी आपने देख लेना है जी। हाँ, वो शुरू में यही हम समझते हैं कि डिफरेंस का मतलब है कि कॉलम बना के ही आगे पीछे करना है। लेकिन मैं यही बता रहा हूं हर क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस वाला हर क्वेश्चन टेबल फॉर्म में लिखना हो जरूरी नहीं है। लेकिन फर्स्ट कीजिए अगर आप टेबल फॉर्म में लिख भी देते हैं तो वो भी चेक होगा, आपने कंसेप्ट तो बता ही दिया। नहीं, आपने खुद से एनालिसिस नहीं करना, आपने ज्यादा से ज्यादा ये करना है दरमियान में लाइन, अगर लाइन लगाने को दिल कर रहा है ना, दरमियान में लाइन लगानी है। इधर आपने फेयर प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, इधर आपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन। खुद से पॉइंट से ना वो नहीं करना, ना पॉइंट वाइज नहीं करना, डेफिनेशन वाइज करना है, पॉइंट वाइज नहीं करना। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट्स की तरफ, जो हमारे अगले कंसेप्ट्स हैं। कल हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, या उसे सिर्फ फ्रेमवर्क भी कहते हैं, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक ही बात। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है वो रूल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होंगे। ये बहुत से फ्रेमवर्क है दुनिया में, जैसे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, रूल है और भी है। लेकिन हम अपने सिलेबस की हद तक यही चार डिस्कस करेंगे, वरना प्रैक्टिस में और में इनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो एक फ्रेमवर्क के मुताबिक बनेगी, एक फ्रेमवर्क को चूज करना पड़ेगा। और ये चूज किसने करना है? मैनेजमेंट, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उसने चूज करना है। तो मैनेजमेंट इनमें से एक फ्रेमवर्क को चूज करेगी। जैसे फर्स्ट कीजिए मैनेजमेंट ने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यानी IFRS को चूज कर लिया, तो अब ये वाला फ्रेमवर्क डिफरेंट हो गया बाकी वाले फ्रेमवर्क से। बाकी वाले फ्रेमवर्क हो गए इररेलेवेंट और ये वाला फ्रेमवर्क हो गया रेलेवेंट। तो डिफरेंशिएट करने के लिए ना इसका नाम फिर हम इसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या के नहीं बुलाते। फिर जब इसको सेलेक्ट कर लिया जाए, अडॉप्ट कर लिया जाए,
किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें लफ्ज एप्लीकेबल ये शो कर रहा है कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए ये फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि मैनेजमेंट ये फ्रेमवर्क सेलेक्ट करती, कैसे सेलेक्ट करती होगी? अकड़ बकड़ बम्बे वो करके, या कुछ फैक्टर्स होंगे? बिल्कुल फैक्टर्स होंगे। जैसे क्या फैक्टर है? जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये है। यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द फ्रेमवर्क व्हिच इज सेलेक्टेड बाय, अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग का मतलब है कि फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कैसे किया? कंसीडरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? अच्छा, अब ये 4 फैक्टर्स हैं, आपने सिर्फ इनको याद करना है। इन फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा वो, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए एक ही एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि लीगल रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान में लीगल रिक्वायरमेंट है कि कंपनीज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगी IFRS के मुताबिक करेंगी। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट। तो जब कंपनीज का ऑडिट होता है तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा होता है? IFRS। ठीक है, यानी कंपनी ने जब स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दिया तो फ्रेमवर्क कौन सा? यह है लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट ना हो वहां पे फिर नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखा जाता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन फर्दर वो हमारे कैफ के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। आपने पूछना भी नहीं है कि नेचर ऑफ एंटिटी से क्या मुराद है, पर्पस से क्या मुराद है, नहीं। क्लियर? हाँ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जब भी डेफिनेशन आए आपने इन 4 फैक्टर्स को लिखना जरूर है। कौन कौन से फैक्टर? लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? हाँ, बाज़ औक़ात है। अब ये थोड़ा ना मैं कमेंट्री आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन क्लियर हो गई, थोड़ी सी फर्दर कमेंट्री आपके साथ शेयर करूं। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी मुल्क के लोकल लॉज, जैसे पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट है जो कंपनी पे अप्लाई होता है, उनमें भी कुछ ना कुछ गाइडेंस लिखी होती है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए ये चीजें भी इंक्लूड करनी है। ये चीज जैसे अगर शायद कुछ स्टूडेंट्स को अंदाजा हो, पाकिस्तान में 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल कभी सुना है आपने? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने का कुछ रूल्स, सारे नहीं, बेसिकली रूल्स तो हम IFRS से ही उठाते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल रूल अगर लोकल लॉज में दिए गए हों, बताइए मैनेजमेंट ने उनको फॉलो करना है कि नहीं करना? तो इसका मतलब है अगर लोकल लॉज ने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐड की हैं, वो भी हमारे फ्रेमवर्क का हिस्सा हो जाएंगी। वो भी, यानी फ्रेमवर्क का हिस्सा होने का मतलब क्या? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक होगी ये बात? चलिए, अच्छा एक और बात, एक और मजीद, IFRS का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, तो मुझे उसके साथ कंट्री का नाम लिखने की जरूरत है कि IFRS किस कंट्री के हैं। भाई IFRS में लिखा हुआ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, किसी कंट्री की थोड़ी है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के अलावा किसी और फ्रेमवर्क की बेस, जैसे टैक्स बेसिस, तो क्या मुझे जब ये लिखो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसके साथ कंट्री नेम लिखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि टैक्स रूल्स हर कंट्री के, यही उन्होंने दूसरी बात समझाई कि अगर आपका फ्रेमवर्क IFRS के अलावा कोई और है तो आपने फ्रेमवर्क के साथ कंट्री का नाम भी लिखना है, लेकिन अगर फ्रेमवर्क IFRS है फिर कंट्री का नाम लिखने की जरूरत नहीं। भाई ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो हुआ मैनेजमेंट का काम। अब आएगा ऑडिटर। ऑडिटर जब आए तो क्या उसे देखना चाहिए कि मैनेजमेंट का जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये मैनेजमेंट ने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं? यानी मैनेजमेंट ने इसको सेलेक्ट करते हुए लीगल रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखा है या किसी और चीज को चेक करना चाहिए? बिल्कुल चेक करना चाहिए। ये चेकिंग करेगा ना जब ऑडिटर, ये ब्लैक का डिसीजन मैनेजमेंट का था, ब्लू का डिसीजन अब ऑडिटर का है। तो अगर तो मैनेजमेंट ने उन्हीं 4 क्राइटेरिया के मुताबिक फ्रेमवर्क को सेलेक्ट किया है तो ऑडिटर कहता है ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल
एक्सेप्ट, और अगर मैनेजमेंट ने इन चीजों को सामने ना रखा हो, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ वगैरह को, ठीक है, किसी और चीज को सामने रख के फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लिया हो, तो ऑडिटर क्या कहेगा? दिस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट, स्टैंडर्ड क्या कहता है, गौर से सुन लें, यहां पे क्रिटिकल डिसीजन है। स्टैंडर्ड कहता है अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है ना, फिर आप इसका ऑडिट करना मंजूर करें। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है, आपने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। अगर क्लाइंट कहे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी फ्रेमवर्क सेलेक्ट करके बनाऊं, आपको क्या, आप ऑडिट करो, फीस लो, ऑडिट करो, हमने कहना नहीं, स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है फिर ऑडिट करना है, वरना ऑडिट नहीं किया, ये रूल। अब अगर आपको ये फ्रेमवर्क वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना, 3 अल्फाज आपके सामने बोल रहा हूं, अगर आपको इन तीनों में फर्क पता है तो फ्रेमवर्क के कंसेप्ट के एक्सपर्ट बन गए आप। पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दूसरा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तीसरा एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तीनों में फर्क पता है आपको? शाबाश। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत से, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया, और एक्सेप्टेबल जो ऑडिटर ने चेक कर लिया कि सही किया इन्होंने, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन बेहतरीन। आगे चलते हैं। अब ये हमारा एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 में पढ़ा था ना हमने, 5 एलिमेंट्स हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस रिपोर्ट, और फिर मैंने आपको बताया था चैप्टर 2, 3, 4 में इन्हीं की डिटेल डिस्कशन करनी है। तो चैप्टर 2 में स्टार्ट किया था हमने सब्जेक्ट मैटर से, वो भी निपट गया, फिर क्राइटेरिया भी निपट गया, फ्रेमवर्क की भी डिस्कशन हो गई। अब शाबाश, 3 पार्टी रिलेशनशिप। अच्छा, 3 पार्टीज में कौन कौन सी पार्टीज हैं भला? प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट, इंटेंडेड यूजर यानी शेयर होल्डर। शाबाश। अच्छा, अब 3 पार्टी, क्या एक ऑडिट एंगेजमेंट में इन तीनों पार्टीज की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या सिर्फ एक ही पार्टी की? तीनों की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अब हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ 2 पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे, मैनेजमेंट और ऑडिटर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कल के लेक्चर का हिस्सा। तो स्टार्ट करें जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना। फ्रेमवर्क की डिस्कशन कंप्लीट हो गई, अब हम 3 पार्टी की तरफ आ रहे हैं। 3 पार्टी में पहली पार्टी कौन सी? मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड 2 साल भी गवर्नेंस क्या, ये तो पता है ना आपको, डायरेक्टर। शाबाश। अच्छा, ऑडिट में सीईओ मैनेजमेंट वाली कैटेगरी में आएगा कि 2 साल भी? मैनेजमेंट। शाबाश, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन लीजिए। मैनेजमेंट और 2 स्टाफ गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के? पहली चीज ये बात लिखा है, पहला कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, असल में प्रिपेयर करना भी काफी होता है, लेकिन लिखते हुए ना टेक्निकल वर्ड यूज करने हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर भी करना है, प्रेजेंट भी करना है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है, किसको? किसके मुताबिक? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक। अच्छा, याद करने के लिए ना अल्फाज कम होने चाहिए, जितने अल्फाज कम होंगे उतना याद कर। तो याद करते हुए आप सिर्फ ये कह सकते हैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद। लेकिन जब लिखने लगे ना तो आपको याद आ जाए कि कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एएफआर। जब अगर आप याद करते हुए पूरी लाइन को याद करेंगे ना तो आपका सब्जेक्ट 4 गुना डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने इसको 4 गुना डिफिकल्ट नहीं, 4 गुना आसान, सिर्फ कीवर्ड्स याद कर लें। बाकी आपने 2-3 दफा पढ़ा होगा ना कंसेप्ट, तो आपको पता होगा कि आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना। ठीक है ना, कंप्लीट सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कीवर्ड्स याद करना। ये मेरा मशवरा है। बाकी जिनका अच्छा रट्टा है, वो एक्सपर्ट है, वो पूरी लाइन याद कर लें, लेकिन मेरे से नहीं होती। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, काउंटिंग पॉलिसीज जो हैं, इनको भी अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए एक अहम स्टेप जो है वो क्या होता है कि आपने
जो काउंटिंग पॉलिसीज हैं वो अच्छे तरीके से सेलेक्ट करनी है, अप्लाई। अच्छा, वैसे और भी काम होते हैं, लेकिन उसने ज्यादा जोर काउंटिंग पॉलिसी पर, वरना एस्टिमेट्स को भी तो चेक अप्लाई करते हैं, वो भी रीजनेबल होने चाहिए। मैनेजमेंट की पहली और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। डन जी। दूसरा, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी डिजाइन और इंप्लीमेंट किसने करना है? मैनेजमेंट ने। हम तो सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं ऑडिटर, इसको डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनाना, हमने सिर्फ चेक करना है। इंटरनल कंट्रोल भी डिजाइन इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, हमने सिर्फ उसको चेक करना है, अंडरस्टैंड करना। फिर तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो क्या कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑडिटर को। क्या प्रोवाइड करना? इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि जो भी ऑडिट करने के दौरान में, अच्छा आप मुझे बताइए, ये ऑडिटर है, मैं मैनेजमेंट, ये ऑडिट कर, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके सामने रख दी। इन्होंने कहा सर इन्वेंट्री किधर है? मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगा। कहा सर वेयर हाउस का पता बताएं जिस इन्वेंट्री। मैंने कहा क्या करना है? चेक करनी है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। इन्होंने कहा अच्छा सर बैंक का बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट में, लेकिन ये नहीं बताया भाई एमसीबी है, यूबीएल है, बैंक ऑफ पंजाब है, कौन सी ब्रांच है, मुझे जरा बताइए ताकि मैं उस ब्रांच से कंफर्म करवा सकूं आपने पैसे उधर रखवाए भी है कि नहीं। मैं कहा मैं तो नहीं बताऊंगा। सर डेटर्स की लिस्ट बताएं, क्रेडिटर्स बताएं कौन कौन से, उनका पता बताएं ताकि उनको लेटर लिख के कंफर्म करें लेना देना उतना ही है जितना आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगा। क्या ये ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, इंटरनल कंट्रोल जिम्मेदारी है, लेकिन ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस इंफॉर्मेशन की उसने 3 एग्जांपल दी। पहला, उसने कहा मैनेजमेंट खुद से इंफॉर्मेशन दे दे जो जरूरी समझे, जैसे पहले से ही डेटर्स की, क्रेडिटर्स की लिस्ट दे दे। दूसरा, अगर उसके अलावा ऑडिटर खुद से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे वो भी प्रोवाइड कर दे। और तीसरा, अगर ऑडिटर कहे कि उसे क्लाइंट में किसी एम्प्लॉय से इंटरव्यू करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करेगी। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, ऑडिटर हूं मैंने देखा, मैंने कहा इस साल सैलरीज एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। मैनेजमेंट से पूछा सैलरीज एक्सपेंस ज्यादा क्यों है? उन्होंने कहा सर आपको पता नहीं है ईद बोनस दिया है। मैंने कहा बोनस तो 20% दिया है, सैलरीज एक्सपेंस तो 40% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट के जो जवाब दे उसको फौरन आंखें बंद करके एतबार कर लेना चाहिए कि कंफर्म करना चाहिए, कॉरोबरेट करना चाहिए। कॉरोबरेट करना मतलब कंफर्म करना, तो कंफर्म कर। मैंने कहा 40, मैंने कहा हाँ सर याद आया, हमने 15 नए बंदे भी तो हायर किए हैं। मैंने कहा अच्छा 15 नए बंदे हायर किए, मुझे इन बंदों से मिलवाओ, मैं चेक करूं बोगस एम्प्लॉइज तो नहीं है, और इनसे मिलूंगा, लेकिन आप सीएफओ सीईओ की मौजूदगी में नहीं, अलहदा से, ताकि मैं उससे कुछ क्वेश्चन कर सकूं, आपके इन्फ्लुएंस में ना। ये अलहदा से मिलना, ये है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अगर सीएफओ सीईओ का रिस्ट्रिक्शन लगा दे, नहीं सर हमारी मौजूदगी में मुलाकात होगी, तो हम कहेंगे नहीं, स्टैंडर्ड कहता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करें ताकि हम एविडेंस ले सके। तो 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, एक रेलिवेंट, एक एडिशनल, एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजमेंट की। कीवर्ड, सिर्फ कीवर्ड्स कौन कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। फिर से कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कीवर्ड, फाइनेंशियल, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले, हम कहते हैं प्रीमाइज ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट। प्रीमाइज ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट। हम कब मैनेजमेंट का अपनी तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करना, एडमिट करना, अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना, ये क्या कहलाता है? प्रीमाइज ऑफ ऑडिट। जैसे आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसकी भी प्रीमाइज ऑफ ऑडिट थे। आपने पहले में पूछा तो नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है। आपको पूछा सर क्या आप सारा सिलेबस हमें कवर करवाएंगे? यस, ये है प्रीमाइज ऑफ। दूसरा, सर हम अगर कोई भी सवाल पूछेंगे आप उसका जवाब देंगे? क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है ना, मैं सिर्फ पढ़ा दूं और आपके सिर में कोई सवाल ही ना आए। तो मैं कहूं यस, फिर आप कहेंगे हाँ सर अब प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है। लेकिन खुद सोचे, अगर इन दोनों सवालों में से एक का भी जवाब नो होता, आप ऑडिट पढ़ने के लिए आते हैं क्लास में? नहीं आते। किस लिए आते हैं? मेरा नाम ही काफी है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाम तो अल्लाह का काफी है भाई, नाम तो अल्लाह का काफी है। तो इसी तरह ऑडिट जो है, ऑडिट में भी मैनेजमेंट कहे ए ऑडिटर तुम आओ ऑडिट करो, ऑडिटर कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कोई नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कि आप बिस्मिल्लाह करें ऑडिट करें। ऑडिट किस चीज का करूं? इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, इन्वेंट्री किधर है, डेटर्स किधर है, क्रेडिटर्स किधर है, किस ब्रांच में अकाउंट, कुछ जवाब नहीं मिल रहा, ऑडिट हो सकता है? तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रीमाइज। प्रीमाइज कहते हैं किसी भी चीज के लिए जो फाउंडेशन जरूरी होती है ना, उसे कहते हैं प्रीमाइज। तो अगर मैनेजमेंट अपनी इन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे तो हम कहते हैं प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है, प्रीमाइज प्रेजेंट है। और अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट ना करे, हम कहते हैं प्रीमाइज प्रेजेंट। तो जब प्रीमाइज प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिट भी नहीं हो सकता। भाई एग्री करते हैं? नहीं हो सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बगैर भी कभी ऑडिट हुआ क्या? क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लिए बगैर भी कभी ऑडिट हुआ क्या? नहीं हुआ। क्लियर हो गया? तो आज आपने 2 चीजें पढ़ी, अब मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन की तरफ लेके आ रहा हूं। 2 चीजें पढ़ी जो अगर नहीं है ना तो हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते। एक, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते, नॉट एक्सेप्टेबल। रिवर्स, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा, अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट नहीं है, हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है जी, चलिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चलेगा या आप कैसे इंश्योर करेंगे कि प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रही है? शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेंगे कि ए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम बनाओगे, इंटरनल कंट्रोल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेंटेन करोगे, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम करोगे। इंप्लाइड भी है लेकिन ज्यादा अहम है तो क्लियर भी कर दें। ज्यादा अहम चीज जो हो तो एक्सप्रेसली क्लियर कर देना बेहतर होता है, वरना इंप्लाइड भी है, जाहिर है किताबों में लिखा हुआ है तो इंप्लाइड भी है, लेकिन जो चीज ज्यादा अहम होना बेहतर होता है कि उसे क्लियर भी कर। इंप्लाइड है कि आपको पास करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्यों नहीं है, मैं करवा भी नहीं सकता। कामयाबी नाकामी तो अल्लाह ताला के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो भी आपको खुद प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करे, वो झूठ बोल रहा है। कामयाबी नाकामी सिर्फ, हाँ मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, सफिशिएंट प्रैक्टिस करवानी है केस स्टडीज की, आपके जितने क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कोप में बड़ा क्लियर रखें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टूड है, लेकिन क्या बता देना बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल बेहतर है। भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा ये एक नीचे और लाइन लिखी, ये मैं अभी लाइन आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, अभी लाइन नहीं पढ़ा रहा। चलिए छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अच्छा मुझे ये बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन सही से रिकॉर्ड करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? है। ये तो नहीं लिखी, ये तो नहीं लिखी। अच्छा फाइनेंशियल, ठीक है। अच्छा ये असेस करना कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, गोइंग कंसर्न पढ़ा ना अकाउंटिंग में, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पे तो नहीं लिखी, ठीक है, गोइंग कंसर्न यहां पे तो नहीं लिखी, ठीक है। तो हाँ प्रिपेश, शाबाश। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी है ना, ये ओवरऑल है। कौन सी? ओवरऑल। मैनेजमेंट की कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, स्पेसिफिक एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पर रिकॉर्ड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये ओवरऑल में कवर हो जाती है। आगे चल के ना एक चैप्टर आएगा गोइंग कंसर्न का, उसमें लिखा होगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न असेस करना। तो स्टूडेंट पता है क्या पूछते हैं? स्टूडेंट कहते हैं सर ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं आ गई, जब आपने चैप्टर 2 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई उसमें तो गोइंग कंसर्न नहीं था उसमें, तो ये क्या? हाँ ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल। एक जो स्पेसिफिक हर एरिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां पे नहीं पढ़ रहे, वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाती है। लेकिन अगर आगे चल के हम कहीं पढ़ेंगे ना कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है, रिकॉर्ड करना, तो आपके जहन में ये सवाल ना आए कि ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आ गई, सर रोज कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आते हैं। नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन कौन सी है?
वो स्पेसिफिक, ये ओवरऑल है, तो ये ओवरऑल है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जैसे एक चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कंपनी के अंदर फ्रॉड प्रिवेंट डिटेक्ट करने की जो पहली जिम्मेदारी है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैनेजमेंट की है। पहली जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है, किसकी? तो आप कहेंगे सर इधर फ्रॉड की बात तो हो ही नहीं रही, तो वो इंटरनल कंट्रोल में कवर हो जाएगी। इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो तो फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, और ये कौन सी होगी? स्पेसिफिक। इसी तरह बाज़ औक़ात अगर ऑडिटर को इंफॉर्मेशन पूछता है और मैनेजमेंट उसे रिटर्न फॉर्म में जवाब दे, रिटर्न फॉर्म में, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो एक जगह पे जाके आप पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप कहेंगे सर ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये तो उधर ओवरऑल में नहीं। तो ओवरऑल वाली क्या है? ओवरऑल जनरल। जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो जाती है, लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो उसके हवाले से वो लिख रहा होगा। जैसे ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, अगर आप थोड़ा सा सोचे ना तो ये ऊपर इसमें कवर हो जाती है इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी? तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क समझ आ गया? इस चैप्टर में हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं, फ्यूचर के चैप्टर्स में हम स्पेसिफिक पढ़ें। तो स्पेसिफिक में आप ये तो नहीं कहेंगे सर ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आ गई? शाबाश, दो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई? और वो आपको पता ही है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का एविडेंस है। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, काफी है क्या? रिपोर्ट भी देनी है, रिपोर्ट। अच्छा, ये कंसेप्ट बहुत अहम है, ये टू कम्युनिकेट ऑडिटर्स फाइंडिंग एज रिक्वायर्ड बाय ISAs। समझा क्या रहा है वो मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल आप देंगे। इसमें वो ये कह रहा है कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना, तो उसका पहला काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करे, उस पे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करें। क्लियर? लेकिन इस रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करते हुए उसके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है जो हो सकता है शेयर होल्डर्स के अलावा दूसरे स्टेक होल्डर के लिए रेलिवेंट हो, ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। ठीक है? तो उस सूरत में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? क्या दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं? इसका जवाब है ना 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 ना। गौर से सुनिए, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है करना चाहिए? कंसेप्ट सुनने में, ये कंसेप्ट बहुत अहम है, लाइन, लेकिन इसमें कंसेप्ट बड़ा छुपा हुआ है कि अगर ऑडिट करते हुए ऑडिटर के सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए जो शेयर होल्डर्स के अलावा दूसरे यूजर्स के लिए रेलिवेंट है, अहम है, तो क्या उसे दूसरे लोगों को बता देना चाहिए कि नहीं? कितने? हाँ, ये डिपेंड करता है। जो कहते हैं स्टेट यस वो भी गलत, जो कहते हैं स्टेट नो वो भी गलत। जो कहते हैं स्टेट यस बता देना चाहिए, तो वो तो हो सकता है कंपनी का कंपैरेटर कहे मैं वेरी मच इंटरेस्टेड हूं, कॉन्फिडेंशियल फार्मूला बता दें, उसे बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। अगर यस कहे ना, इसका आंसर यस होता कि बता देना चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन कंपैरेटर्स को भी जारी होती। अगर इसका जवाब नो होता ना कि नहीं बताना चाहिए, तो फिर मैनेजमेंट लेटर ना जाता कभी मैनेजमेंट। तो इसका जवाब क्या है? यस, आप कम्युनिकेट करेंगे, आप बताएंगे, ऑडिटर अपनी फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करेगा। हाँ, कब? लेकिन ISA रिक्वायर करेंगे तब, वरना नहीं। और मुझे उसकी एग्जांपल दीजिए कोई एक चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर को कि वो आपने दूसरों के साथ शेयर करनी है। शाबाश, लेटर ऑफ वीकनेस, मैनेजमेंट लेटर। ठीक है, आपने ठीक बताया। क्लियर? मैनेजमेंट लेटर भी कम्युनिकेट। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक पार्टी सिर्फ शेयर होल्डर के लिए है कि अदर्स के लिए भी है? अदर्स को भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना है, लेकिन शेयर होल्डर तो मस्ट करना ही करना है। अदर्स को कब करना है? अगर रिक्वायर्ड बाय, ये रिक्वायर्ड बाय ISA वाला बड़ा अहम लफ्ज़। क्लियर हो गया जी? ये था हमारा आज का लेक्चर। क्विक रिवीजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हमने सीखा मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, हमने सीखा ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमने ये सीखा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बहुत सी टाइप्स हैं। जिस फ्रेमवर्क को मैनेजमेंट अडॉप्ट कर ले उसे कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एज ऑडिटर हमने ये देखना होता है मैनेजमेंट ने ये फ्रेमवर्क सही अडॉप्ट किया कि नहीं। अगर सही अडॉप्ट किया हो तो हम कहते हैं एक्सेप्टेबल, सही अडॉप्ट नहीं किया तो नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट आगे चलेगा, एक्सेप्टेबल नहीं है तो रिफ्यूज कर देंगे। फिर मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी में तीन चीजें,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, ये क्या कहलाता है? प्रीमाइज। अगर प्रीमाइज ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है, ऑडिट करेंगे, प्रेजेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। और एक चीज ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे चल के कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। और राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन देना होता है, या कि कुछ दूसरे लोगों को भी कम्युनिकेट करना है? लेकिन कब कम्युनिकेट करना है? रिक्वायर्ड बाय। शाबाश शाबाश। चलिए जी, असाइनमेंट मिल गई आपको? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।